राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 3 एवं 4 पर। ठीक है, इस वीडियो में अगर धारा 3 से लेकर के 8 तक पे चर्चा किया जाता तो काफ़ी लंबी हो जाता, इसलिए मैंने धारा 3 एवं 4 पे इस पे जो है वीडियो बनाया हूँ। और धारा 5, 6, 7, 8 ये 4 धाराओं पे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। धारा 3 और धारा 4, धारा 3 सबऑर्डिनेशन की बात करती है, धारा 4 सेविंग क्लॉज की बात करती है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग धारा 3 और धारा 4 को समझते हैं। जैसे कि हेडिंग दिया गया है दीवानी न्यायालय की अधीनस्थता एवं व्यावृत्तियाँ। ठीक है, धारा 3 एवं 4 यानी दीवानी न्यायालय जो हैं, जिसको सिविल न्यायालय कहते हैं, इनमें कौन किसके अधीन होता है यही समझना है। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी जटिल हो जाता है। जिस तरह से यहाँ अधीनस्थता की बात की गई है सिविल न्यायालयों में धारा 3 में, सेम ऐसे ही आपको क्रिमिनल मामलों में, क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन किसके अधीन होता है इसका उल्लेख अध्याय 2 सीआरपीसी में किया गया है। अध्याय 2 सीआरपीसी में किया गया है। अध्याय 2 में अगर आप धारा देखेंगे सीआरपीसी में तो धारा 15, धारा 19 अधीनस्थता की बात की गई है और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थता की बात धारा 23 में की गई है। तो धारा 15, धारा 15, धारा 19 और धारा 23 में दंड न्यायालयों के अधीनस्थता की बात सीआरपीसी में भी की गई है। उसी तरह से सीपीसी में भी सिविल न्यायालयों के अधीनस्थता की बात की गई है। सीपीसी में धारा 3 में किया गया है। ठीक, जैसा यहाँ पे पीसीजे, एपीओ-एचजीएस या विधि से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास संचालित की जा रही है। मेंस की भी आंसर राइटिंग कराई जाती है। जिस किसी बच्चे को संपर्क करना है वो उसके लिए नंबर उपलब्ध है, अपनी सुविधा अनुसार आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धारा 3, धारा 4। धारा 3 पे पहले हम लोग देखते हैं सिविल न्यायालयों में अधीनस्थता। देखिए, जो सबसे बड़ी अदालत है हमारे देश की, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बनाऊंगा तब उसको और डिटेल में मैं वहाँ समझाऊंगा कि क्यों अधीन नहीं है। बस आप मोटा मोटा इतना समझिए कि हाई कोर्ट जितने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं होते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात धारा 3 में बिल्कुल नहीं की गई है। ठीक है, धारा 3 में ठीक है हाई कोर्ट से उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पे धारा 3 में हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और अवर न्यायालय और लघुवाद न्यायालय की बात की गई। कितने लोगों की बात की गई? तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं की गई, मैं इसको निकाल देता हूँ। हाई कोर्ट की बात की गई है, जिला न्यायालय की बात की गई है और अवर न्यायालय की बात की गई है तथा लघुवाद न्यायालय की बात की गई, स्मॉल कॉजेज कोर्ट की बात की गई है। कहा गया है कि प्रत्येक जिला न्यायालय एवं उसके नीचे के सारे न्यायालयों को लोअर कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और हाई कोर्ट को अपेक्स कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक जिला न्यायालय हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में होता है और प्रत्येक अवर न्यायालय यानी जिला न्यायालय से जो नीचे हैं, तो नीचे कौन आएगा? सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है, ये अवर न्यायालय में आते हैं और कहीं कहीं स्मॉल कॉजेज कोर्ट बना हुआ है, लघुवाद न्यायालय बना हुआ है, तो वो भी जिला न्यायालय के नीचे ही आता है।
तो चाहे सिविल जज सीनियर डिवीज़न हो, सिविल जज जूनियर डिवीज़न हो, स्मॉल काजेज कोर्ट हो, ये तीनों भी हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए जिला न्यायालय के भी अधीन होते हैं। फिर से समझिए, हाई कोर्ट के अधीन जिला न्यायालय होगा और जिला न्यायालय से नीचे के जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो अवर न्यायालय हो, अवर में सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न सिविल जज आता है, तथा लघुवाद न्यायालय उसके नीचे आता है। तो ये तीनों हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए जिला न्यायालय के अधीन होंगे। फिर समझिए, जिला न्यायालय के अधीन रहते हुए हाई कोर्ट के अधीन होंगे नहीं, ये गलत है। हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए जिला न्यायालय के अधीन होंगे। यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि अवर न्यायालय एवं लघुवाद न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन रहते हुए हाई कोर्ट के अधीन होंगे। ये गलत है, हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए जिला न्यायालय के भी अधीन होते हैं, यही सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपने यानी ऊपर से नीचे के अधीन होता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। यहीं पर ये हाई कोर्ट के अधीन जिला न्यायालय और इसके नीचे जो है अवर और लघुवाद न्यायालय, ये भी हाई कोर्ट के अधीन होंगे, उसके बाद जिला न्यायालय के अधीन होंगे। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन अगर कोई है और जिला न्यायालय का भी कोई डायरेक्शन है, तो किसको एक ही विषय पे दोनों ने डायरेक्शन इशू कर दिया, तो ये जो अवर और लघुवाद न्यायालय है किसका डायरेक्शन मानने के लिए बाध्य होंगे? हाई कोर्ट का। क्यों? क्योंकि पहले वो हाई कोर्ट के अधीन है, उसके बाद जिला न्यायालय के अधीन है। तो मेरे समझ से अब क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं सेविंग क्लॉज पे। सेविंग क्लॉज का मतलब होता है कि किसी विषय को सुरक्षित रखना। जैसे जब कोई मकान हम पुराना गिराते हैं और नया मकान का निर्माण करते हैं, तो पुराने मकान का जितना रॉ मटेरियल होता है हम सब फेंक नहीं देते, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे नए वाले मकान में यूज किए जा सकते हैं उसके लिए हम बचा लेते हैं। ठीक है, जैसे ईंटा हो गया, नए मकान में नहीं आता तो न्यू में काम आ जाएगी तो उसके लिए रख लेते हैं। दरवाज़ा हो गया, खिड़कियां होंगी, ये सब हम निकाल के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूजफुल हैं, तो उसको हम अलग रख लेंगे कहीं। अगर उसी सारे ढेर में रख देंगे तो वो भी फेंक उठेगा, तो उसको निकाल के अलग रख लेंगे, उसको सुरक्षित रख लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। इसी को सेविंग क्लॉज कहते हैं। इसी तरह से सेम लॉ में भी होता है कि जब किसी विषय पे पहले से कोई कानून चल रहा हो, वो कानून चाहे अधिनियमित हो, चाहे संहिताबद्ध हो, चाहे रूढ़िगत हो, चाहे प्रथागत हो, इससे मतलब नहीं है। अगर कोई विधिमान्य कानून किसी विषय पर पहले से चल रहा था और उसको हटा करके उसकी जगह पे कोई दूसरा कानून बनाया जाता है, तो उस पहले वाले कानून में से, पहले वाले विधि में से जितना चीज़ें उपयोगी होती हैं उसको नए कानून में किसी एक धारा में शुरू में लिख दिया जाता है सेविंग खंड। मतलब कि हम पुराने अधिनियम की कौन कौन सी बातें सुरक्षित रखना चाहते हैं उसको सेव करके रख लिया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी धारा 4 में लिखा हुआ है, CRPC में भी धारा 5 में लिखा हुआ है, CPC में धारा 4 में लिखा हुआ है सेविंग क्लॉज। ठीक है, IPC में देखेंगे वहाँ भी धारा 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ धारा 4 में है। क्या लिखा हुआ कि इस CRPC और CPC में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस प्रोसीजर के अलावा अगर कहीं किसी स्पेशल या लोकल सिविल विधि में कोई प्रक्रिया लिखी हुई है और वो प्रक्रिया इस प्रक्रिया के कंट्रेरी नहीं है, विसंगत नहीं, असंगत नहीं है, तो वो प्रक्रिया भी फॉलो होगी, यानी लागू होगी, उस पे CPC प्रभाव नहीं डालेगी। यानी किसी विशेष या स्थानीय सिविल विधि में कोई स्पेशल या स्थानीय प्रक्रिया लिखी हुई है तो वो प्रक्रिया भी लागू होगा, वहाँ CPC लागू नहीं होगा। ठीक, जैसे आप देखेंगे नेगोशिएबल में, आप देखेंगे राजस्व संहिता में, ठीक है, बहुत सारी जगह प्रक्रिया लिख दी गई है, तो जितनी प्रक्रिया स्पेशल लिख दी गई वो स्पेशल प्रक्रिया फॉलो होगा। यही बात यहाँ सेविंग क्लॉज में लिखा हुआ है
कि कोई बात जो इससे असंगत ना हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि में अगर कोई प्रक्रिया लिखी हुई है तो वो प्रक्रिया भी फॉलो होगी, उस पर सीपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ तक इसे कृषि विधि पे, भू राजस्व वगैरह में आप देखिए रेवेन्यू एक्ट में अलग से पूरी प्रक्रिया लगभग लिखी हुई है, तो वहाँ राजस्व संहिता की प्रक्रिया लागू होगी। जहाँ नहीं प्रक्रिया लिखी है, जहाँ अधूरी प्रक्रिया है, वहाँ सीपीसी फॉलो होगी। ठीक, तो यही है सेविंग क्लॉज धारा 4। अब हम लोगों को पढ़ना है इसके अलावा धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, इन चारों धाराओं पे मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।